नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करांगा बढ़िया होगा और नहीं बढ़िया होगा तो भी क्या कर लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करांगा बढ़िया होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। 3 पार्ट हमने पूरे कर लिए। अब हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग यानी हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है विश्व के अंदर, भारत का नहीं, विश्व के अंदर किस प्रकार से हमने औद्योगिकीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उसने रफ्तार पकड़ी, उसके अंदर क्या क्या मुख्य कारक थे, किसने उसको पीछे खींचा, या ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। और फिर जब उसको पढ़ेंगे तो उसके बाद में तुलनात्मक रूप से मान लो कि भारत के अंदर भी औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव हुआ, वो हम पढ़ेंगे। जैसे भूमंडलीकृत के अंदर हमने पढ़ा था, भी महामंदी पढ़ी थी, फिर उसका भारत में क्या प्रभाव हुआ, उद्योग पढ़ा था तो वो उद्योग भारत में भी आए थे नहीं आए थे, ये पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से जो है अब हम औद्योगिकीकरण में पढ़ेंगे। लेकिन औद्योगिकीकरण पढ़ने से पहले जो है एक चित्र है, एक नहीं वैसे चित्र तो 2 हैं। ये 2 चित्र जो थे वो औद्योगिकीकरण से ही संबंधित है और ये उस समय दोनों के दोनों चित्र प्रसिद्ध हुए थे। इसलिए पहले हम इन दोनों चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला चित्र है डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी अले भाई वो यूअर है टाबरो। डॉन ऑफ द सेंचुरी यानी नई सदी का उदय, नई सदी का उदय। डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का उदय यानी नई सदी का प्रारंभ होना। इस चित्र के अंदर क्या दिखाया गया था, इस चित्र में जैसे आपको वहां दिख रहा है, इस चित्र के अंदर यह दिखाया गया था एक महिला है, एक महिला है जिसके हाथ में एक तो ध्वज है, ध्वज यानी झंडा है, एक तो झंडा है, जो झंडा जो है प्रगति का सूचक है, प्रगति का सूचक यानी प्रगति का प्रतीक है। लेकिन एक चीज तो क्या है कि इसके अंदर ये झंडा है, ये झंडा जो है ये प्रगति का प्रतीक है। और इसके अलावा उस महिला का जो एक पांव है, एक पांव है, जैसा चित्र में दिख रहा है, एक पांव जो पहियों के ऊपर है, किसके ऊपर है, पहिए के ऊपर। और ये पहिए भी, ये जो पहिया है ये इसमें समय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, समय का। क्योंकि आपको पता है कि पहिया भी चलता रहता है, पहिया चलता है तो चलने का काम तो करता पहिया, और समय भी चलने का काम ही करता है। यानी ये जो महिलाएं हैं जिनको अपन देवी के रूप में संबोधित कर सकते हैं, कि जो देवी है इनके हाथ में एक तो ध्वज है जो कि प्रगति का प्रतीक है, और एक पहिया है जो कि है उनका एक पांव जो है उस पहिए पर है, जो ये पहिया है ये समय का प्रतीक है कि समय जो है वो लगातार चलता रहता है। और इसके साथ क्या है, इन देवी के जो चारों ओर है, मतलब पीछे की साइड देखें तो हमें कुछ चित्र दिख रहे हैं, जिसमें से एक चित्र है प्रिंटिंग प्रेस हो गई, पीछे आपको दिख रहा होगा चित्र के अंदर, दिख रहा है ना। उसके अलावा जो है रेलवे हो गया, कारखाने हो गए, कैमरा हो गया, कुछ मशीन युक्त चीजें भी दिख रही है यानी मशीनें हो गई। यानी अगर मोटा मोटी बात करें, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है कि इस चित्र के अंदर जो एक देवी को दिखाया गया है जिसके हाथ में तो एक ध्वज है यानी झंडा है जो कि प्रगति का प्रतीक है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है वो क्या है, इनका जो एक पहिए, एक पंख, एक पैर है, इनका जो एक पैर है वो पहिए के ऊपर है। और ये जो पहिया ये समय का प्रतीक है, क्योंकि समय भी लगातार चलता रहता है और पहिया भी लगातार चलता रहता है। और इसके अलावा इनके पीछे की ओर देखेंगे तो आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे, कारखाना, कैमरा, जो भी चीजें हैं। अब इन चीजों से किस चीज का भी पता चल रहा है, ये सभी की सभी चीजें जो है वो औद्योगिकीकरण यानी आधुनिक चीजों को दिखा रही हैं। यानी इसमें प्राचीन चीज तो कुछ नहीं है, यानी ये सब जो है औद्योगिकीकरण का सूचक है। तो एक चित्र तो ये है जिसे बोलते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी। और इसके अलावा एक चित्र और है जिसका नाम है टू मैजिशियन। टू मैजिशियन, देखो दिख रहा होगा चित्र, दिख रहा ना, टू मैजिशियन। टू मैजिशियन करते हैं दो जादूगर, दो जादूगर। यानी ये जो चित्र है ये चित्र 2 भागों में, ये चित्र 2 भागों में। इसमें से अगर आप ऊपर वाले की तरफ देखोगे तो ऊपर वाला जो भाग है उस भाग में आपको अलादीन दिख रहा है, अलादीन चिराग वाला। इसमें आपको अलादीन दिख रहा है जिसके हाथ में चिराग है, जिससे कि ये महल का निर्माण कर रहा है। यानी
अलादीन जो है वो अपने जादू से महल का निर्माण कर रहा है, यानी जादू को दिखाया गया है कि भाई इसमें जादू के द्वारा जो है महल का निर्माण हो रहा है। और इसके अगर नीचे की साइड आओगे तो आपको एक मैकेनिक दिख रहा है। इस मैकेनिक के हाथ में अगर आप देखोगे तो आपको औजार दिखेंगे, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे? और इन औजार के द्वारा ये किसका निर्माण कर रहा है? ये भी पुल वगैरह का निर्माण कर रहा है, जहाज बना रहा है। यानी अगर देखें तो अलादीन जो है वो चिराग के द्वारा जादू करके महल का निर्माण कर रहा है, तो वहीं पर मैकेनिक जो है वो अपने हथियारों के द्वारा, अपने औजारों के द्वारा जो है वो पुल जहाज बनाकर ये भी एक जादू का काम ही कर रहा है। यानी इन दोनों से पता चलता है कि जो अलादीन है ये तो प्रतीक है अतीत का, यानी पास्ट का। भी कहानियों में सुना हमने अलादीन, वास्तविकता में तो हमने ऐसा कोई जिन्न देखा ही नहीं जिसके हाथ में भी इस प्रकार से कुछ हो। यानी अतीत का प्रतीक है, यानी पूर्व का प्रतीक है। और ये जो मैकेनिक है ये पश्चिम का प्रतीक है, यानी आधुनिकता का प्रतीक है। इस रूप में इस चित्र को दिखाया गया है कि किस प्रकार जो पश्चिम का क्षेत्र है वो आधुनिक हो रहा है। यानी ये चित्र जो है ये इसी प्रकार के व्यंग्य को दर्शाने के लिए बनाया गया। यानी ये जो चित्र है इस चित्र में ये दिखाया गया है कि अतीत और आधुनिकता दोनों को दिखाया गया, जिसमें एक अलादीन नाम का जिन है जो जादू से महल बना रहा है, और एक मैकेनिक जो औजार के द्वारा जो है वो पुल जहाज वगैरह का निर्माण कर रहा है। ये दो उस समय के फेमस चित्र थे जिनके बारे में भी कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविकता में औद्योगिकीकरण क्या है, कि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं, कब प्रारंभ हुआ, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर औद्योगिकीकरण को देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। औद्योगिकीकरण को आप दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक भाग है जिसको अपन बोल सकते हैं आदि औद्योगिकीकरण। आदि औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है आदि औद्योगिकीकरण और दूसरा है जो औद्योगिकीकरण है भी जो वर्तमान में जिसको हम औद्योगिकीकरण बोल रहे हैं वो। तो भाई इन दोनों में क्या फर्क है? आदि औद्योगिकीकरण का जो नाम है दूसरा, उसी से आपको पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं औद्योगिकीकरण से पहले। औद्योगिकीकरण से पहले। अब आप समझ गए कि औद्योगिकीकरण से पहले किस प्रकार से जो है वो कार्य होता था, उसको बोलते हैं आदि औद्योगिकीकरण। जबकि औद्योगिकीकरण जो है वो वर्तमान औद्योगिकीकरण को बोलते हैं। औद्योगिकीकरण से अगर आप सीधा सीधा बोले तो औद्योगिकीकरण का तात्पर्य है कि जब वस्तुओं के निर्माण के लिए, वस्तुओं के निर्माण का कार्य या निर्माण के लिए जो है कारखाने या फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थी, कारखाने बोल दो या फैक्ट्रियां बोल दो, ये स्थापित हो गई थी, तो इस समय का जो युग है वो औद्योगिकीकरण के अंदर आता है। यानी जब विश्व में वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए, जब वस्तुओं के लिए कारखानों का और फैक्ट्रियों का निर्माण हो गया था, जब ये सारे कार्य कारखानों में संपादित होने लग गए थे, तो उसे बोलते हैं औद्योगिकीकरण। बात समझाना है कि औद्योगिकीकरण का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखानों का या फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई थी और उसके अंदर वस्तुओं का निर्माण होने लग गया था, तो उसे औद्योगिकीकरण के द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आदि औद्योगिकीकरण की बात करें तो इसके अंदर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तुओं का निर्माण होता था। ध्यान रखना ये बात कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए इसके अंदर भी वस्तुओं का निर्माण होता था। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये कि इसका निर्माण तो कारखानों में होता था और इन वस्तुओं का निर्माण जो है वो घरों पर ही होता था। यानी जिस समय वस्तुओं का निर्माण जो है वो घरेलू स्तर पर होता था, घरों पर है, इससे भी अच्छा नाम इसके लिए घरेलू स्तर। यानी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तुओं का निर्माण घरेलू स्तर पर होता था तो उसे आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं, और जबकि औद्योगिकीकरण जो है उसके अंदर वस्तुओं का निर्माण कारखानों के अंदर होता था। ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस
है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदि औद्योगिकीकरण। दोनों को यहाँ पर इसलिए दिखाया गया था ताकि समझ में आ जाए कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर कारखानों में निर्माण होगा, चीज वही है कि वस्तुओं का निर्माण करना अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, और इसके अंदर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तुओं का निर्माण करना है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो घरेलू स्तर पर हो रहा था। चलो तो फिर पहले आदि औद्योगिकीकरण पढ़ते हैं। आदि औद्योगिकीकरण, देखो अगर आदि औद्योगिकीकरण की बात देखें तो वैसे बता दिया था, इसके अंदर क्या होता था भाई, ये पूरे का पूरा जो नियंत्रण है ये किसके हाथ में होता था भाई, इस प्रकार का, तो ये नियंत्रण होता था सौदागरों के हाथ में। किसके हाथ में? सौदागर के हाथ में। ये सौदागर क्या करते थे, ये जो माल है वो गांव में बेचते थे। कहां बेचते थे? कच्चा माल जो गांव में बेच देते, खुद रहते शहरों में, गांव में माल बेच दिया, वहां पर जो गरीब किसान वगैरह या काश्तकार है उनको माल बेच दिया, और ये माल तैयार कर वापस जो है शहरों की ओर भेज देते थे। यानी प्रोसेस ये थी कि सौदागर क्या करते थे, कच्चा माल लेते थे, उनको गांव में भेज देते थे, किसान वगैरह थे या गरीब जो भी काश्तकार थे वो उसको तैयार करते घरों पर और फिर से शहरों को भेज देते थे। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि सौदागर जो भी शहर में रह रहे हैं इनको गाँवों की ओर क्यों रुख करना पड़ा? भी अगर मैं शहर में रह रहा हूं और मेरा काम शहर के द्वारा ही चल सकता है तो मैं गाँव की ओर क्यों भागूंगा? यानी कोई ना कोई कारण तो है जिसके कारण इनको जो है गाँव की ओर जाना पड़ रहा। तभी ये नॉर्मल या निश्चित सी बात है कि अगर मेरा जो काम है भाई, मेरे को अगर पेट्रोल डलवाना है और अगर पेट्रोल के लिए मेरे को मेरा जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ उसी में अगर पेट्रोल मिल जाता है 1-2 किलोमीटर के अंदर, तो मैं किसी दूसरे गांव में 12-13 किलोमीटर जाके क्यों भरवाऊंगा? और अगर मैं 12-13 किलोमीटर जाके भरवा रहा हूँ तो इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण तो है। ठीक उसी प्रकार से ये भी शहरों के अंदर रह रहे हैं तो शहरों के अंदर भी तो गरीब लोग थे। सौदागर जो है वो शहरों में काम क्यों नहीं करवा रहे, वो गांवों की ओर क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो था, और वो कारण था व्यापारिक गिल्ड्स। व्यापारिक गिल्ड्स, कहते अब आके नई चीज आ गई, व्यापारिक गिल्ड्स। ये वास्तव में एक ग्रुप था, यानी संस्था थी। ये क्या थी? एक ग्रुप था, एक संस्था थी जो क्या करती थी, ये पूरे के पूरे बाजार को नियंत्रित करती थी। भी जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र के पूरे बाजार को नियंत्रित व्यापारिक गिल्ड्स ही करती थी। यहाँ तक कि जो मूल्य निर्धारण का काम है वो भी यही संस्था करती थी। यानी मूल्य निर्धारित जो करना है, जो मूल्य रहेगा वस्तुओं का उसका निर्धारण भी यही करती थी, बाजार को नियंत्रित भी यही करती थी। तो इससे क्या दिक्कत हो गई भी, हो व्यापारिक गिल्ड्स, इससे सौदागरों को क्या दिक्कत थी? इनको दिक्कत ये हो गई कि ये नए व्यापारियों को या नए सौदागरों को एंट्री ही नहीं देती थी, ये नए व्यक्तियों को जल्दी से बाजार के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती थी। तो इन बेचारों को क्या करना पड़ता था? गांव की ओर अपना रुख करना पड़ता था। अब बात समझ आना है कि ये गांव की ओर क्यों जा रहा? ये गांव के लिए इस की ओर जा रहे थे क्योंकि शहरों में जो व्यापारिक गिल्ड्स थी वो इनको जो है जल्दी से व्यापार में एंट्री ही नहीं देती थी। इसके कारण इनको अपना पूरा काम जो है वो गांव में जाकर करवाना पड़ता था। और इसका जो है एक उदाहरण भी है, देखूं था उदाहरण। उदाहरण के तौर पर हम यूरोप में लेंगे कपड़ा, कि उस समय ये सौदागर क्या करते थे? स्टेपलर्स होते थे ना, स्टेपलर्स, अब पिन लगाऊं वो स्टेपलर्स नहीं, जिनसे ये ऊन खरीदते थे। वे जो ऊन बेचते थे ना उनसे क्या करते थे? ऊन खरीदते थे, उनको बेच देते थे। ऊन ले लो, कपास ले लो, इसको बेच देते कहाँ? इनको बेच देते गाँव में। फिर गाँव में जब धागा तैयार हो जाता था तो उस धागे को बेच देते थे रंग करने के लिए। कहाँ बेच देते थे? लंदन की ओर। फिर लंदन में जब कपड़ा फिनिश हो जाता था, फिनिशिंग आ जाती थी, फिर कपड़ा जाता था शहरों की ओर। अब ये धागा आ गया ये रंग करने, वहां सारे काम हो जाता था। बुनकर जो उनको बुनते थे ये सारे काम हो जाते थे लंदन में। लंदन में फिनिशिंग हो जाती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। और वहां से कपड़ा जो है वो बाजार के लिए चला जाता
था। तो आप समझ गए ना कि किस प्रकार जो इनको काम करने के लिए जो गांव की ओर आना पड़ता था। ये था आदि औद्योगिकीकरण का युग। मेरे अनुसार आपको समझ में आ गया कि आदि औद्योगिकीकरण के अंदर क्या था। इसके अंदर जो है मशीनों से काम नहीं होता था, घर पर ही काम होता था, ठीक है। और जो काम है वो सौदागर जो गांव में करवाते। अब बात करते हैं औद्योगिकीकरण की कि इसमें क्या हुआ। इसमें मैंने बताया था इसके अंदर जो है फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ था। क्यों भाई? फैक्ट्रियों का निर्माण क्यों हुआ? देखो कोई भी चीज होती है ना, ये नियम है कि कुछ भी इस संसार में बिना कारण के नहीं होता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी आपको अगर आवश्यकता होगी तभी आप कुछ नया जो है इजाद करोगे, नई किसी चीज का निर्माण करोगे। प्रत्येक चीज किसी ना किसी कारण से होती है, बस हमें वो समझना पड़ता है कि इसका कारण क्या है। अब फैक्ट्रियों का निर्माण भी जब घरेलू स्तर पर कार्य हो रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि इसका निर्माण फिर फैक्ट्रियों में करना पड़ा। इसके पीछे काफी रीजन थे। इसमें से सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि आपको पता है कि भी घरेलू स्तर पर काम करें। जैसे आज मान ले कि आप अपने घर पर काम कर रहे हो या मैं अपने मेरे घर पर काम कर रहा हूँ। अब आप पढ़ना पे ले लो कि हम क्या करते हैं जब घर पे रहते हैं और पढ़ते हैं तो कहते हैं अब नहीं, बस थोड़ी देर बाद पढ़ना, चल चल एक घंटा फोन देख ले, 1 घंटा फोन देख ले, हम पढ़ांगा। और वो अगर 1 घंटा निकल जाए तो फिर कहते घर ही तो अब बाहर बस 10 मिनट और 10 मिनट में बाहर जाऊंगा और बाहर पढ़ लेंगा। फिर वो 10 मिनट निकल जाए, इतना में कोई दोस्त आ जाए या परिवार को कोई सदस्य आ जाए या कोई टीवी चालू कर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम घर पर रहते हैं तो हमें जो है डिस्ट्रैक्शन के कारण बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर वही हम लाइब्रेरी में जाके पढ़े या एकांत में पढ़े तो वहां पर हम डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं। यानी यही कारण था इनका भी कि क्या हुआ घरेलू स्तर पर उस समय क्या हुआ कि घरेलू स्तर पर लोग काम कर रहे थे। अब घरेलू स्तर पर यही है कि काम करना है, बीच में 1 घंटा बैठ गया, कोई सा बातचीत करा ला गया और बगैर कॉल बात ही हुई, अगर बात करा ला गया बात में 1 घंटा निकल गया तो निकल गया क्या फिर 10 दिन जी मान लो 10 दिन अगला टाइम लेके 10 दिन में थाना सामान दे देशा 6 दिन तो काम ही 6 दिन तो सुत्या आराम से मत जाऊं, 4 दिन का मैंने सारा काम सल्टा दियो और दे दियो। यानी कहने का मतलब क्या है कि घरेलू स्तर पर जो काम हो रहा था उसको देख नहीं पा रहे थे सौदागर वहां से, उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे ना। और इसके कारण जो है वो काम करने का जो तरीका था, काम करने की जो गति थी वो क्या थी, धीमी थी। इसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, यानी फैक्ट्रियों का निर्माण चालू हुआ। और इसके अंदर सबसे पहली फैक्ट्री 1730 में लगाई गई थी। वो भी कहां लगाई गई थी, वो यूरोप के अंदर लगाई गई थी, इंग्लैंड में सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी, पहली फैक्ट्री लगी थी 1730 के अंदर, ठीक है। और इसका फायदा क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका फायदा यही हुआ कि अब सब एक छत के नीचे आ गए। अब एक फैक्ट्री लग गई तो सब क्या करेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे। फैक्ट्री तो बेरो ही है, फैक्ट्री लग गई उसमें सब एक छत के नीचे रहेंगे, एक मालिक होगा, सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा। अब थोड़ी कि आप वहां पर 1 घंटा बैठ जाओगे, अगर वो ऊपर बैठा वो देख लेगा आपको, तो अब आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते। यानी अब सारा काम जो है वो टाइम के टाइम होगा और उसके साथ साथ गुणवत्ता का भी होगा और नियंत्रण में भी होगा। इसलिए क्या हुआ, फैक्ट्रियों का निर्माण चालू हो गया। और उस समय का जो सबसे बड़ा उद्योग था वो उद्योग था वही उद्योग जिसे अपन बोलते हैं कपड़ा उद्योग, या फिर इसका दूसरा नाम आता है कपास उद्योग, कॉटन उद्योग। यही उस समय का सबसे बड़ा उद्योग था। और कितना बड़ा था ये आप इन 2 आंकड़ों से समझ सकते हो कि 1760 के अंदर, 1760 के अंदर जहां पर कपास का जो है उत्पादन 25 लाख पौंड था। कितना था, 25 लाख पौंड था। वहीं पर 1787, कितना गैप हो गया सोचो, मात्र और मात्र 27 साल। 27 साल कम हो गए, जो अब आंकड़ा बताऊंगा उसके हिसाब से तो बहुत कम होगा। 1787 के अंदर 220 लाख पौंड। अब बताओ, कच्चा माल है ना कपास का वो आने लग गया था। इतना जो है उद्योग जो है ये बढ़ गया था कि 1760 में जो 25 लाख पौंड था
वो मात्र 27 साल के अंदर 220 लाख पाउंड हो गया। तो कम से कम भी 5 से 6 गुना जो है मात्र 27 साल में बढ़ गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो उद्योग की रफ्तार बढ़ी थी औद्योगिकीकरण के बाद में। ठीक है, एक चीज। दूसरी, अब ये तो बात कर ली कि भाई चलो ठीक है, इंग्लैंड के अंदर जो है उद्योग वगैरह लगे, औद्योगिकीकरण हुआ, फैक्ट्रियां लगी, लेकिन इनकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, यानी किसने सबसे पहले इस प्रकार का जो डिजाइन बनाया था या दिमाग में लिया था, तो उनका नाम भी पढ़ लेते हैं। उनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट कौन थे? ये वही थे जिन्होंने इन फैक्ट्रियों वगैरह की रूपरेखा तैयार की थी। यानी ये जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, इनके जो रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति थे वो थे रिचर्ड आर्कराइट। कौन थे? रिचर्ड आर्कराइट। फैक्ट्रियों की रूपरेखा, फैक्ट्रियों की रूपरेखा। ट्रिया ईट, टी है ईट। अब इस हिसाब से कहीं याद रख लो, बता ऊपर है फैक्ट्रियां या राइट। अब कहीं याद रखो, बहुत ध्यान जोड़नी है, लेकिन कहना मतलब वही है कि फैक्ट्रियों की जो रूपरेखा है वो रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वो जो है इनकी रूपरेखा तैयार की थी। किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्रियों की रूपरेखा तैयार की थी। किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्रियों की रूपरेखा तैयार की थी। जैसे मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, आप भी जब वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय आपको भी इनको 3 से 4 बार बोलना है, ताकि ये दिमाग के अंदर धीरे धीरे स्टोर होना चालू हो जाए। क्योंकि जितना अटपटा नाम होगा उसको आप जितनी बार उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे उतनी ही वो जल्दी याद होने का जो है संभावना रहती है। इसलिए जितनी बार मैं बोलता हूं उतनी बार आपको भी बोलना है कि फैक्ट्रियों की जो रूपरेखा वो किसने तैयार की थी। तो आप अपने मन में बोलो रिचर्ड आर्कराइट ने जो है फैक्ट्रियों की रूपरेखा तैयार की थी। चलो अब आगे चला। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण भी। चलो ठीक है कि औद्योगिकीकरण में भी परिवर्तन हो रहा था, उसकी यात्रा किस प्रकार की रही। अब हम पढ़ेंगे ये औद्योगिकीकरण की यात्रा। मतलब यानी मतलब है कि भाई फैक्ट्रियां लग गई, फैक्ट्री के अंदर काम चालू हो गया, उद्योग भी बढ़ रहा था। अब इसकी जो यात्रा है, औद्योगिकीकरण की जो यात्रा है, उसने रफ्तार पकड़ी एक साथ में, या धीमी रही, या फिर किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आए, परिवर्तन सकारात्मक आए या परिवर्तन नकारात्मक आए, यानी पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अब हम उनको पढ़ेंगे। तो आपको पता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू जिसने इसको रफ्तार दी, यानी औद्योगिकीकरण को बढ़ाया, औद्योगिकीकरण में वृद्धि की, और एक जिसने इसको मंद किया यानी धीमा किया, यानी जिसके कारण इसकी गति जो है कम मान लो, या फिर मान लो कि स्थिर थी, कम ही मान लो, एक बार कम थी। यानी दो कारण थे। कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण औद्योगिकीकरण जो बढ़ रहा था उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, और कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण उसकी गति मंद भी थी। जैसे पहले रफ्तार की बात करते हैं, हमेशा पहले पॉजिटिव चीजों की बात कर लेनी चाहिए। तो पॉजिटिव चीज की बात करें, पहली चीज जिसके कारण बढ़ रहा था तो ये था कि पहले अगर यूरोप की बात करें तो उस समय जो सबसे बड़ा उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग, यानी कपास का उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है वो सबसे बड़ा था। अब कपड़ा उद्योग के लिए चाहिए कपास, कच्चा माल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब क्या हुआ, यूरोप को जो है मैंने बताया था कि कपास जो उसकी मांग लगातार बढ़ रही थी, वे बढ़ रही थी ना। कपास की मांग जो अभी भी बताया था मैंने 225 लाख पाउंड तक चली गई थी, यानी इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ रही थी। अब कपास चाहिए। और अब अगर उस समय अगर देखें अपनी स्थिति लगभग 1840 के आसपास की बात करें, उस समय अचानक से हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। तो 1840 के आसपास की अगर बात करें हम, क्योंकि बात करें 1840 यानी 1840 के आसपास अगर देखें तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब परिवहन को बढ़ाना पड़ेगा। भी अगर माल ज्यादा चाहिए तो ऐसे परिवहन बनाना पड़ेंगे जिससे माल जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेलवे का विस्तार करना चालू कर दिया। किसका विस्तार? रेलवे का, कि भी हमें रेलवे लाइन डालनी पड़ेगी। और इन्होंने क्या किया, यूरोप के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर, स्वयं के अंदर, और अपने जो गुलाम देश थे वे खुद के अंदर, और अपने जो गुलाम देश थे जैसे भारत मान लो, इनके अंदर 1840 के अंदर जो है वो रेलवे लाइन बिछानी चालू कर दी। और यहां से इनको हो गया फायदा। कैसे फायदा हो वो देखो।
अगर हम गौर से देखें तो इन्होंने ये किस लिए किया था, कपास के लिए, कि हमें कपास ज्यादा मिले और हम कपास का उद्योग ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन इनको क्या था, इसके लिए इनको चाहिए भाई परिवहन तेज, तो इसके लिए इन्होंने रेलवे लाइन बिछानी चालू कर दी अपने ब्रिटेन के अंदर और साथ साथ में जो अपने गुलाम देश थे उनके अंदर। इनके लिए इनको आवश्यकता पड़ेगी लोहा और स्टील की। रेलवे लाइन बनानी है तो लोहा और स्टील चाहिएगा, नहीं चाहिएगा, चाहिएगा। यानी जहां पर ये कपास उद्योग जो कि पहले से ही भाई फल फूल रहा था उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, वहीं पर इनको दूसरा उद्योग मिल गया जिसका नाम था लोहा और स्टील उद्योग। क्योंकि रेलवे लाइन के निर्माण के अंदर लोहा और स्टील जो है उसकी बहुतायत में आवश्यकता पड़ती है, और इनके फायदा ये हुआ कि एक उद्योग तो चल ही रहा था और इसके साथ साथ इन्हें दूसरा उद्योग भी मिल गया, लोहा और स्टील। तो लोहा और जो स्टील उद्योग था इसके आप इस एक आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हो कि 1873 के अंदर जो है इसका जो टोटल व्यापार था वो 7.7 करोड़ पौंड का हुआ था। कितने का हुआ था? 7.7 करोड़ पौंड का हुआ था, जो कपास या कपड़ा उद्योग से 2 गुना था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस उद्योग ने कितना ज्यादा यूरोप को फायदा दिया। यानी इनकी किस्मत जो है वो इस प्रकार से पलटी। इसे कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। छप्पड़ फाड़ के दे दिया। कैसे दे दिया? चाह रहे थे कपड़ा उद्योग बढ़े, वो तो बढ़ा, वो तो चल रहा था, वैसे चल ही रहा था, उसके साथ साथ जो है एक नया उद्योग मिल गया। और ऐसा वैसा उद्योग नहीं, ऐसा उद्योग जो पहले वाले उद्योग से 2 गुना ज्यादा पैसे कमा के दे रहा था। अब एक चीज देखो बच्चों, 8वीं डेट आ रही है, यहां भी डेट आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी अपने 2 डेट पढ़ी थी। अब थे कि सर जी इतनी डेट मार तो याद होगा कौन है भाई, इतिहास के अंदर इतनी डेटें तो याद होती नहीं है, याद करनी भी कौन है। लिखिए क्यों बावड़ा गया ना, बावड़ा कौन है, याद करनी भी कौन है। तो फिर देखो जब जब आप इनको रटने का प्रयास करोगे ये याद नहीं होगे। तो तरीका क्या है, आप चाहे आधा पेज पढ़ो चाहे 1 पेज पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और जब अपनी कॉपी बंद करो तो उस पेज को आपको आंख मीच कर एक बार रिवाइज करना है कि मैंने क्या पढ़ा। जब आप बार बार इन डेटों को छोड़ना नहीं, बस ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी बार भी आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो उसमें उस डेट को उतने ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है जितने इंपॉर्टेंट तरीके से आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। अब जब आप उसको याद करने के लिए प्रयास करोगे तो आपको आंख बंद करनी है। अब अगर वो डेट याद आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आई तो उसको उस रजिस्टर में देखो फिर से अपने नोट्स में, और उसके बाद फिर से आंख बंद करके आगे वाला बोलो। अगर आगे वाला पूरा तैयार और वो डेट उस टाइम याद नहीं हुई तो अगर आप ऐसा 3 या 4 बार करोगे तो वो डेट भी धीरे धीरे याद होने चालू हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि इनको याद करने के लिए दबावित नहीं होना है। कुछ डेटे एकदम इंपॉर्टेंट है वो तो याद होनी ही चाहिए, इनको जो है लोड लेकर याद करना नहीं है। बस प्रयास करना कि जब भी हम पढ़ेंगे उतनी बार आंख बंद करके इनको भी बोलने का प्रयास करेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट देंगे चाहे ये याद हो या ना हो। याद नहीं हो रही है तो लोड नहीं लेना है, याद धीरे धीरे अपने आप ही होनी चालू हो जाएगी। जब आप क्या करोगे, इनको जैसे पढ़ा आंख बंद की, जैसे पूरा पढ़ लिया आपने पैराग्राफ, अब आंख बंद कर ली, अब रिवाइज कर रहे हो मन ही मन के अंदर, हाँ चलो ठीक है, इमें आ गयो, इमें आ गयो, इमें आ गयो, अच्छा बा डेट याद पहले देख ली, अच्छा इसकी ये डेट है, ठीक है, फिर उसको बंद करके फिर से रिवाइज कर लिया, अगले आगे जितना भी था बस उसको डेट को छोड़ दो। ऐसा अगर आप 4-5 बार करोगे तो धीरे धीरे आपको डेट याद होना चालू हो जाएगी। इनका कोई खास लोड लेना नहीं है। तो ये पता चल गया कि एक तो इस कारण से रफ्तार मिल गई कि उद्योग एक तो था इनके पास, और दूसरा इनको और मिल गया एक काम, ठीक है भाई। दूसरा कि भी जब ये उद्योग चलने लग गया लो स्टील वाला, तो ये जो यूरोप में ब्रिटेन के लोग थे इनको पता चल गया कि भी हम जो है वो अनेक उद्योगों के ऊपर भी प्रयास कर सकते हैं, हमें सूती कपड़े के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। तो इनके साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने जो है पोट्री वगैरह के, पोट्री जो है जैसे बर्तन वगैरह होते हैं ना, माटी वगैरह के, मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन पे क्या आता है अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती है, ठीक है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, भारत में भी चलती है, पोट्री हो गया। इसके साथ साथ जो फर्नीचर हो गया, ठीक है, चर्म शोधन यानी चमड़ी से संबंधित कार्य हो गया, चमड़ी शोधन का, और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, ये काम हो गया। इस प्रकार के जो है नए नए उद्योग भी जो है इन्होंने लगाना चालू कर दिया था। यानी पहला चीज
कि वो दो उद्योग चलने लगे। अब उन उद्योगों को देखकर इनको लगा कि जब ये उद्योग चल सकते हैं तो हम कोई नया उद्योग भी जो प्रारंभ कर सकते हैं। और उन्होंने अलग अलग प्रकार के उद्योगों के अंदर अपने अपनी किस्मत आजमानी या अपना अपना प्रयास करना या निवेश करना प्रारंभ कर दिया। इसमें पोल्ट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, चर्म शोधन हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, और भी इनको जो उस समय लगा उचित कि ये हम चला सकते हैं, उन्होंने वो कार्य करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, अब ये उद्योग चलेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, इनसे पैसा भी आएगा, कच्चा माल भी आएगा, यानी इससे जो है औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिलेगी ही मिलेगी। अब ये दो कारण थे इसके ऐसे, जिसके कारण इसके अंदर जो है रफ्तार में वृद्धि हो रही थी। अब बात करते हैं दो ऐसे कारण जिनके कारण जो है या तो औद्योगिकीकरण स्थिर था या धीरे धीरे मंद हो रहा था। तो इसमें जो पहला कारण है वो पहला कारण है कि उस समय लगभग अगर अपन बात करें 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के आखिर तक, 19वीं सदी के अगर लास्ट तक अपन बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में यानी कारखानों में जो लोग थे वो मात्र 20% लोग ही काम कर रहे थे। यानी उस समय अगर हम बात करें कि कारखानों में केवल 20% लोग ही काम कर रहे थे। क्यों भाई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि भाई उस समय कारखानों में 20% लोग काम कर रहे थे? तो इसके पीछे अगर सीधा सीधा कारण देखा जाए, अगर वैचारिक रूप से अगर मैं अपने विचार व्यक्त करूं तो आप भी इस चीज को नोट कर सकते हो कि घरेलू स्तर पर जब वो काम कर रहे थे तो वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, भी सुकून से कर रहे थे। जच गए तब उठ गए, 3 दिन नहीं किया, एक दिन बीमार तो नहीं किया, किसी के साथ कर लिया, किसी के पास आधा एक घंटा बैठ गए फ्रेश होने के लिए, यानी अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे। लेकिन अब अगर उन्हें वही काम कारखानों में करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको अनुशासन से भी 9 बजे जाना तो 9 बजे जाना ही पड़ेगा, 5 बजे आना तो आना पड़ेगा, उसके अंदर 1 घंटा लंच का मिलेगा तो मिलेगा, उसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा। यानी अब इनको अनुशासन में रहकर काम करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती है, यानी अपना जो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता, वो व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति के भांति ही जीवन बिताता है। अब तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन लोगों के अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो उन सभी ने संघर्ष का रास्ता चुना था। कंफर्ट जोन जो है वो व्यक्ति को कमजोर करने का ही कार्य करता है, मजबूत नहीं बनाता है। इसलिए आप लोग अभी से इस चीजों पर कार्य करना चालू कर दो कि जो भी चीजें आपको कमजोर बना रही है, जिन चीजों से आपको आराम का महसूस हो रहा है, उनको उतना ही प्रयोग करो जिससे कि आपका कार्य निकल जाए। जो चीजें आप इतनी ज्यादा उनको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो आपको कमजोर बना दे। कि जो अब इस प्रकार से कारखाने बनने के बावजूद भी लोगों को 20% लोग ऐसे थे जो कारखानों में काम कर पा रहे थे क्योंकि अनुशासन नहीं था। और सफलता जो है उसका पहला सीढ़ी मान लो या पहला नियम यही है कि सफलता उसी के पास आएगी जो अनुशासन से काम कर सकता है। ठीक है, अनुशासन और सफलता शब्द दो नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो 20% लोग कारखानों में काम कर रहे थे और लोग क्या कर रहे थे, और घरेलू स्तर पर काम कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, फैक्ट्रियां तो बन गई पर उनमें काम नहीं हो पा रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण की रफ्तार जो वो धीमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि जो व्यापारी तो थे वो विचार कर रहे थे। किस पर विचार कर रहे थे, मशीनों के प्रयोग पर। किसके प्रयोग पर, मशीनों के प्रयोग पर जो है वो व्यापारी विचार कर रहे थे कि हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे मशीनों पर कि ये हमारे लिए उतनी उपयोगी होगी जितनी उपयोगी होनी चाहिए। क्यों, इसके पीछे भी कारण था। इसके पीछे कारण ये था कि उस समय की मशीनें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो वो अगर खराब हो जाती तो उनको खराब होने में ज्यादा समय लगता। प्लस में खराब भी उस समय इतने ज्यादा वो मैकेनिक भी नहीं थे कि फोन किया गया, उस समय मैकेनिक भी महंगे होते थे। यानी इनको ये डर था कि अगर हम मशीनों का प्रयोग करें तो ये मशीनें हमारे महंगी पड़ेगी और अगर खराब हो गई तो जल्दी सही भी नहीं होगी क्योंकि इनमें मरम्मत का खर्चा ज्यादा आएगा। प्लस में वो इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भी हमारे लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी। इस कारण से भी जो है मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा था, हाथों से ही कार्य ज्यादा हो रहा था। इस कारण से औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी वो धीमी ही थी। इसका आप एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं आपको कि जो भाप के इंजन बनाए गए थे जेम्स वॉट के द्वारा, भाप के इंजन जेम्स वॉट के द्वारा जो बनाए गए थे उनको कई सालों तक कोई खरीदार ही नहीं मिला था। यानी कई सालों तक उनको किसी ने खरीदा ही नहीं था। अगर आप 19वीं सदी तक की बात करोगे ना तो मात्र 321 इंजन ही ऐसे थे
जो उस समय प्रयोग हो रहे थे, 19वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। यानी जेम्स वॉट ने जो भाप के इंजन बनाए थे, वे उनका बहुत बड़ा आविष्कार था। उसको कई सालों तक तो किसी ने खरीदा ही नहीं था, यानी किसी को विश्वास ही नहीं था कि हमारे काम आएंगे। और 19वीं सदी तक भी मात्र 321 इंजन ही उनके बिके थे, यानी बहुत ही धीमी गति से जो थे वो उनके इंजन बिक रहे थे। तो इससे पता चलता है कि इन दो कारणों से जो है वो लगातार औद्योगिकरण की जो गति है वो मंद हो रही थी। आज के लिए इतना काफी है और पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।